नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है गलत फ़ायदा। अपनी सहेली के विवाह समारोह में भाग लेने के बाद श्रुति महेश जी के साथ रात को 12 बजे वापस लौटी। जिस घर में वह पेइंग गेस्ट की तरह रहती थी, उसके गेट के सामने अपने माता पिता को खड़े देखकर वह जोर से चौंक पड़ी, क्योंकि वे दोनों बिना किसी पूर्व सूचना के बनारस से गुड़गांव आए थे। मम्मी पापा, आप दोनों ने आने की खबर क्यों नहीं दी? कार से उतरकर बहुत खुश नजर आ रही श्रुति अपनी माँ कावेरी के गले लग गई। हमने सोचा इस बार अचानक पहुंचकर देखा जाए कि यहाँ तुम अकेली किस हाल में रह रही हो। अपने पिता दीनानाथ की आवाज़ में नाराजगी और रूखेपन के भाव को पढ़कर श्रुति मन ही मन बेचैन हो उठी। मैं बहुत मज़े में हूँ पापा। उनकी नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए श्रुति ने दीनानाथ के भी गले लग गई। महेश जी इन दोनों से पहली बार मिल रहे थे। उन्होंने कार से बाहर आकर अपना परिचय खुद ही दिया। रात के 12 बजे कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? उनसे इस सवाल को पूछते हुए दीनानाथ ने अपने होठों पर नकली मुस्कुराहट सजा ली। श्रुति की पक्की सहेली मंजू की आज शादी थी। वह इसके ऑफिस में काम करती है। यह परेशान थी कि शादी में वह घर अकेली कैसे लौटेगी। मैंने इसकी परेशानी देखकर साथ चलने की जिम्मेदारी ले ली। अकेले लौटने का डर मन से दूर होते ही शादी में शामिल होने की इसकी खुशी बढ़ गई। मुझे अच्छा लगा, महेश जी ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अकेली लड़की के लिए रात को इतनी ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं होता है बेटी। श्रुति को सलाह देते हुए दीनानाथ की आवाज़ में कुछ सख्ती के भाव उभरे। श्रुति के कुछ बोलने से पहले महेश जी ने कहा, दीनानाथ, देर रात के समय श्रुति को मैं कहीं अकेले आने जाने नहीं देता हूँ। इस मामले में आप दोनों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बाप को जवान बेटी की चिंता होती ही है। आजकल किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं। जनाब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। गुड नाइट। कुछ रूखे से अंदाज में अपने मन की चिंता व्यक्त करने के बाद दीनानाथ मुड़े और गेट की तरफ चलने को तैयार हो गए। दीनानाथ जी, कल आप डिनर हमारे घर कर रहे हैं। मैं ना बिल्कुल नहीं सुनूंगा। महेश जी ने दोस्ताना अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ओके। बिना मुस्कुराए उन्होंने महेश जी का निमंत्रण स्वीकार किया। श्रुति ने असहज भाव से मुस्कुराते हुए उनसे विदा ली। गुड नाइट सर, मैं सुबह ठीक 10 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू एंड गुड नाइट। महेश जी ने उसके हाथ मिलाने के बाद कावेरी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कार में बैठ गए। उन्हें अपने घर पहुंचने में 5 मिनट लगे। अपनी पत्नी मीरा की नज़रों से वे अपने मन की बेचैनी छिपा नहीं पाए थे। मीरा की सवालिया नज़रों के जवाब में उन्होंने कहा, श्रुति के माता पिता बनारस से आए हैं। उन्हें श्रुति का मेरे साथ इतनी देर से वापस लौटना अच्छा नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि वे दोनों इस कारण तरह तरह के सवाल पूछकर उसे ज़रूर परेशान करेंगे। उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए। मीरा ने अपनी राय जाहिर की। उसके पिता मुझे तेज़ गुस्से वाले इंसान लगे। मुझे उनका विश्वास जीतने के लिए कुछ और देर उनके साथ रुकना चाहिए था। हम कल उन्हें घर बुला लेते हैं। मैंने दोनों को कल रात डिनर के लिए बुला लिया है। गुड। तुम सुबह पूजा और आनंद को भी कल डिनर करने के लिए फ़ोन कर देना। ओके। कुछ देर बाद विदेश में रह रहे अपने बेटे और बहू से बात करके उनका मूड कुछ सही हुआ। वे दोनों अगले महीने घर आ रहे हैं। यह खबर सुन वे खुशी से झूम उठे। कमर दर्द से परेशान मीरा नींद की गोली लेने के बाद जल्दी सो गई। महेश जी श्रुति की फिक्र करते हुए कुछ देर तक करवटें बदलते रहे। सुबह 10 बजे से कुछ मिनट पहले श्रुति अपनी माँ कावेरी के साथ उनके घर पहुंच गई। महेश जी को इस कारण उसके साथ अकेले में बातें करने का मौका नहीं मिला। वैसे उन्हें माँ बेटी सहज नज़र नहीं आ रही थी। इस बात से उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि बीती रात श्रुति के साथ उसके माता पिता ने उसे डांटने समझाने का काम जरूर किया होगा। उन तीनों को फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ से वापस लौटने में 1 घंटा लगा। तब तक महेश जी ने सबके लिए
नाश्ता तैयार कर दिया था, लेकिन कावेरी ने सिर्फ चाय पी और अपने पति के पास जल्दी वापस लौटने के लिए श्रुति से बार बार आग्रह करने लगी। वह अपनी माँ के साथ जाने को उठकर खड़ी तो जरूर हो गई, पर उसके हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे कावेरी का यूं शोर मचाना अच्छा नहीं लगा था। पिछली रात वह 3 बजे सो सकी थी। उसके माता पिता कल उसे डांटते हुए कहा था, अपनी दौलत और मीठे व्यवहार के बल पर यह महेश तुम्हें गुमराह कर रहा है। बड़ी उम्र के ऐसे चालाक पुरुषों के जवान लड़कियों के अपने प्रेम जाल में फंसाने के किस्से किसने नहीं सुने हैं। तुम्हें इस इंसान से फौरन सारे संबंध तोड़ने होंगे, नहीं तो हम बोरी बिस्तर बंधवाकर तुम्हें वापस बनारस ले जाएंगे। दीनानाथ ने उसे साफ साफ धमकी दे दी थी। श्रुति ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे दोनों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। तब धीरे धीरे उसका गुस्सा भी बढ़ता गया था। बिना सबूत और बिना मुझसे कुछ पूछे आप दोनों मुझे कैसे चरित्रहीन समझ सकते हैं। श्रुति जब अचानक गुस्से में फट पड़ी, तब कहीं जाकर उसके माता पिता ने अपना सुर बदला था। चंद मान लिया कि तू भी ठीक और यह महेश जी भी अच्छे इंसान हैं, पर दुनिया वालों की जबान तो कोई नहीं पकड़ सकता। हमारा समाज ऐसे बेमेल रिश्तों को न समझता है न स्वीकार करता है। तुझे अपनी बेकार की बदनामी से बचना चाहिए। उसे यूं समझाते हुए जब कावेरी एकाएक रो पड़ी, तो श्रुति ने उन दोनों को किसी तरह की सफाई देना बंद कर दिया था। कल आप दोनों महेश सर और उनकी पत्नी से मिलकर उन्हें समझने की कोशिश तो करो। अगर बाद में भी आप दोनों के दिलों में उनके प्रति भरोसा नहीं बना, तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। यह आखिरी बात कहकर श्रुति ने उन्हें गेस्ट रूम में सोने भेज दिया था। सुबह जागने के बाद श्रुति की अपने माता पिता से ज़्यादा बातें नहीं हुई। बस दोनों पार्टियों के बीच तनाव भरी खामोशी लंबी थी। वे तीनों रात को 7 बजे के करीब महेश जी के घर पहुँचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ उनका परिचय मेघा और चिक्की नाम की 2 लड़कियों से भी कराया। ये दोनों पहली मंजिल पर रहने वाली हमारी किराएदार हैं। आज इनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना ही आप दोनों को खाने को मिलेगा। मीरा ने मेघा और चिक्की के हाथ थामकर उनकी तारीफ की। मेघा को नई जॉब मिल गई है, वह अगले महीने दिल्ली जा रही है। तब श्रुति ने यही मेरे साथ शिफ्ट होने का प्लान बनाया है। यह सूचना देकर चिक्की ने श्रुति को गले से लगा लिया था। इस खबर को सुनने के बाद दीनानाथ की आंखों में पैदा हुई चिढ़ और नाराजगी के भाव को महेश जी ने साफ पढ़ा। दीनानाथ के मन की टेंशन कम करने के लिए उन्होंने सहज भाव से कहा, यह चिक्की सोते हुए खर्राटे लेती है। शायद श्रुति इसके साथ रूम शेयर न करना चाहे। महेश सर, मेरा सीक्रेट आप सबको क्यों बता रहे हैं? चिक्की ने नाराज होने का अभिनय करते हुए जब किसी छोटे बच्चे की तरह जमीन पर पांव पटके तो दीनानाथ को छोड़ सभी जोर से हंस पड़े थे। दीनानाथ ने शुष्क स्वर में चिक्की को बताया, तुम्हें नई रूममेट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि श्रुति तो बहुत जल्दी वापस बनारस जा रही है। अरे, बनारस जाने का फैसला तुमने कब लिया श्रुति? चिक्की ने हैरान होकर श्रुति से सवाल किया। पापा के इस फैसले की मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, श्रुति ने थके से स्वर में उसे बताया और मीरा जी का हाथ पकड़कर रसोई की तरफ चल पड़ी। अंकल, आप श्रुति को बनारस क्यों ले जा रहे हैं? क्या वहाँ उसे यहाँ जैसी अच्छी जॉब मिलेगी? दीनानाथ के बगल में सोफे पर बैठती हुई चिक्की ने सवाल पूछा। वह घर से दूर रहती है, इसलिए उसका कहीं रिश्ता पक्का करने में हमें दिक्कत आ रही है। वह जॉब करेगी या नहीं, यह फैसला अब उसकी भावी ससुराल वाले करेंगे। दीनानाथ अभी भी नाराज नजर आ रहे थे। यह क्या बात हुई अंकल? श्रुति को तो बड़ी जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है। शादी करने के लिए उसकी इतनी अच्छी जॉब छुड़ाना गलत होगा। चिक्की को उनकी बात पसंद नहीं आई थी। अंकल, श्रुति ने बहुत मेहनत करके खुद को काबिल बनाया है। वह शादी होने के बाद जॉब करे या ना करे, यह फैसला उसी का होना चाहिए। आपको उसका रिश्ता उस घर में पक्का करना ही नहीं चाहिए जो ज़बरदस्ती उसे घर बिठाने की बात करे।
दीनानाथ के सामने बैठती हुई मेघा ने जोशीले अंदाज में अपनी राय व्यक्त की। बहुत जल्द ही दीनानाथ ने खुद को इन दोनों लड़कियों के साथ बहस में उलझा हुआ पाया। दुनिया की ऊंच नीच समझाते हुए वे लड़कियों के लिए करियर से ज़्यादा शादी को महत्वपूर्ण बता रहे थे। उन्हें मेघा और चिक्की से यूं बहस करने में मज़ा आ रहा है, यह इस बात से जाहिर था कि घंटे भर का वक्त गुजर जाने को उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चला। इन दोनों के साथ बातों में उलझे रहने का एक कारण यह भी था कि उनका मन एक तरफ चुपचाप बैठे महेश जी से बात करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। कावेरी बहुत देर पहले रसोई में चली गई। वहाँ अपनी बेटी श्रुति को मीरा का कुशलता से काम में हाथ बटाते देख उन्हें यह समझ में आ गया कि वह अक्सर ऐसा करती रहती थी। श्रुति को अच्छी तरह मालूम था कि वहाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई थी। उन्हें अपनी बेटी का मीरा के साथ हंसना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। श्रुति, मेघा और चिक्की को इन लोगों ने अपने मीठे व्यवहार और दौलत की चमक दमक में फंसा लिया है। यह विचार बार बार उनके मन में उठकर उनकी चिंता बढ़ाए जा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से उनका मन बार बार कांप उठता था। जब मीरा जी ने उनके साथ हंसने बोलने की कोशिश शुरू की तो और ज़्यादा चिढ़कर कावेरी ड्राइंग रूम में वापस लौट आई। वे अपने पति के बगल में बैठी ही थी कि किसी के द्वारा बाहर से बजाई गई घंटी की आवाज़ घर में गूंज उठी। कुछ देर बाद महेश जी एक युवती के साथ वापस लौटे और दीनानाथ व कावेरी से उसका परिचय कराया। यह मेरी बेटी पूजा है। आप दोनों से मिलाने के लिए मैंने इसे खास तौर पर बुलाया है। क्या अकेली आई हो? पूजा के माथे पर लगे सिंदूर को देखकर कावेरी ने उसके नमस्ते का जवाब देने के बाद सवाल पूछा। नहीं, आनंद साथ आए हैं। वे कार पार्क कर रहे हैं। श्रुति तो बिल्कुल आपकी शक्ल सूरत पर गई है। इस उम्र में भी आप बड़ी अच्छी लग रही है। पूजा के मुंह से अपनी तारीफ सुन कावेरी तो खुश हुई, पर दीनानाथ को उसका अपनी पत्नी के साथ यूं खुल जाना पसंद नहीं आया था। दीनानाथ जी, आप मेरे साथ पास की मार्केट तक चलिए। खाने के बाद मुंह मीठा करने के लिए रसमलाई ले आए। श्रुति ने बताया था कि आपको रसमलाई बहुत पसंद है। बड़े अपनेपन से महेश जी ने दीनानाथ का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़े। दीनानाथ को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ा। वैसे सच्चाई तो यह थी कि उनका मन इस घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। घर से बाहर आते ही महेश जी ने उनका परिचय अंदर प्रवेश कर रहे अपने दामाद से कराया। ये मेरे दामाद आनंद जी है। शहर के नामी डॉक्टर में इनकी गिनती आती है। आनंद जी ये श्रुति के पिता दीनानाथ जी हैं। आनंद का परिचय जानकर दीनानाथ को तेज झटका लगा था। उसने अपने ससुर और दीनानाथ दोनों के पैर छुए थे। उम्र में अपने से 9-10 साल छोटे आनंद से अपने पांव छुआना उनको बहुत अजीब लगा। उन्होंने बुदबुदाकर आनंद को आशीर्वाद सा और बहुत बेचैनी महसूस करते हुए आगे बढ़ गए। घर से कुछ दूर आकर महेश जी ने पहले एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अशांत लहजे में दीनानाथ को बताना शुरू किया। अपने दिल पर लगे सबसे गहरे जख्म को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली मेरी बेटी पूजा आनंद के हॉस्पिटल में काम करती थी। उसके बीच दिन बर दिन बढ़ते जा रहे दोस्ताना संबंध तब हमारे लिए गहरी चिंता का कारण बने थे। दीनानाथ जी, जब मेरी बेटी ने अपने उम्र में 18 साल बड़े विदुर आनंद से शादी करने का फैसला हमें सुनाया तो हमारे पैरों तले से जमीन खसक गई थी। जिस आक्रोश, डर और चिंता को आप दोनों पति पत्नी श्रुति और मेरे बीच बने अच्छे संबंध को देखकर आज महसूस कर रहे हैं, उन्हें मीरा और मैं भली प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस राह पर से गुजर चुके हैं। जिस पीड़ा को पूजा का बाप होने के कारण मैं झेल चुका हूँ, वैसी पीड़ा आपको कभी नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसा वचन मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ। दीनानाथ जी, आपकी बेटी का कैसा भी अहित मेरे हाथों कभी नहीं होगा। इस महानगर में अनगिनत युवा पढ़ने और जॉब करने आए हुए हैं। उन सबको अपने घर
व घर वालों की बहुत याद आना स्वाभाविक ही है। घर से दूर अकेली रह रही लड़कियों के लिए बड़ी उम्र वाले किसी प्रभावशाली पुरुष के बहुत निकट हो जाने को समझना भी आसान है, क्योंकि वह लड़की अपने पिता के साथ को परदेश में बहुत मिस करती है। जिन दिनों आनंद ने मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उन दिनों मीरा और मैं अपनी बेटे बहू के पास रहने विदेश गए हुए थे। आनंद आज मेरा दामाद जरूर है, लेकिन मेरे मन के एक हिस्से में उसे भावनात्मक दृष्टि से अपरिपक्व पूजा को गुमराह करने के लिए आज भी पूरी तरीके से माफ़ नहीं किया। मेरी पत्नी कमर दर्द के कारण अपाहिज सी हो गई है। बेटा बहू विदेश में है। हम दोनों को श्रुति, मेघा और चिक्की का बहुत सहारा है। सुख दुख में ये बहुत काम आती है हमारे। बदले में हम इन्हें घर के जैसा सुरक्षित व प्यार भरा परिवेश देने का प्रयास दिल से करते हैं। हम सब ने एक दूसरे को परिवार के सदस्यों की तरह अपना लिया है। सगे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से ज़्यादा बड़ा सहारा बन गए हैं हम एक दूसरे के। श्रुति मुझसे बहुत प्रभावित है, मुझे अपना मार्गदर्शक मानती है। वह मेरे बहुत करीब है, पर इस निकटता का मैं गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाऊंगा। श्रुति की ज़िंदगी में आप मुझे अपनी जगह समझिए। दीनानाथ जी, महेश जी का बोलते बोलते गला भर आया था। दीनानाथ ने रुककर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें बहुत भावुक होकर बोले, महेश जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। अपनी नज़रों में गिरकर मैं इस वक्त खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कीजिए। वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों से बह रहे आंसुओं ने सारी गलतफहमी दूर करते हुए आपसी विश्वास की जड़ों को मजबूत कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।